फ्रेंड्स, हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया 30 नवंबर और उसी का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। हमारे पास डेली दिन कम होते जा रहे हैं। इतने कम समय में इतने ज़्यादा सिलेबस की तैयारी, इट इज़ रियली ए टफ टास्क। इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ये पार्ट 2 है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। Dear legal aspirants, the Indian Evidence Act 1872 is the most important subject in the Haryana judiciary. और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। इन प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 1 to 4 प्रिलिमिनरी पार्ट, जहाँ पे हमने सेक्शन 1 में इसकी टेरिटोरियल और सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेबिलिटी देखी। 2 रिपेल हो गया, 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखा, टोटल 10 डेफिनेशंस, और 4 में प्रजम्पशंस के बारे में बात की, मे प्रज्यूम और सेल प्रज्यूम। आफ्टर दैट रिलीवेंसी सेक्शन 5 सिर्फ ये बात करता है कि रिलीवेंसी में ही आप दे सकते हो, और रिलीवेंसी किसकी मानी जाएगी? रिलीवेंसी बात करता है 6 to लेके 55 तक। अब यहाँ पे 6 से 16 तक स्पेशल केसेस की आपने बात की, और 17 से लेके 31 तक एडमिशन और कन्फेशन की बात की। ये तो हो गया क्विक एक पिछली क्लास का रिविजन। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। सेक्शन 32 एंड 33 दो सेक्शन ऐसे हैं जो इससे डील करते हैं। 32 को मैक्सिमम स्टूडेंट्स याद रखते हैं एज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ सेक्शन 32। सेक्शन 32 टॉक अबाउट द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। जरूरी नहीं कि वो मर गया हो तभी, लेट इट बी ही इज लिविंग, बट ये या तो बहुत डिले हो जाएगा या बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसको बुलाने में नहीं पॉसिबिलिटी है। तो अगर उसकी कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है तो दैट स्टेटमेंट कैन बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 32। टोटल 8 कंडीशंस यहाँ बता रखी हैं कि जब आपका प्रीवियस कंडीशन आपकी एडमिसिबल रिलीवेंट हो सकती है। स्टेटमेंट रिटन और वर्बल रिलीवेंट फैक्ट्स मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड, दिस इज वन पार्ट। हु कैन नॉट बी फाउंड, सेकेंड, या हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसिस, विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ केस अपीयर टू कोर्ट अनरीजनेबल। अगर ये सारी चीज़ें अनरीजनेबल लगती तो ये सारे के सारे ग्राउंड आते हैं, और इसमें जो डेड वाला पोर्शन है दिस इज द ओनली डाइंग डिक्लेरेशन। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। सबसे पहले हम डाइंग डिक्लेरेशन की थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस पाकला नारायण स्वामी केस। जो आपका पाकला नारायण स्वामी केस है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है। पाकला नारायण स्वामी केस में आपको केस की स्टोरी हमने एक बार डिस्कस की थी पिछले जब डाइंग डिक्लेरेशन डिटेल क्लास की। तो वहाँ पे क्या माना गया था? उन स्टेटमेंट्स को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय ए पर्सन टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी सर्कमस्टांसिस विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केस इन विच कॉज ऑफ दैट पर्सन्स डेथ केम इन टू द एग्जिस्टेंस। देखिए, इसमें क्या है कि सेक्शन 32 को तो एक रिलेवेंसी बताएगा, बट इट कैन बी प्रूव्ड थ्रू सेक्शन 104। देखिए, इसके साथ में दूसरा सेक्शन कौन सा पढ़ना है आपको? 104 पढ़ना है। 104 ये कह रहा है इफ यू वांट टू प्रूव अ फैक्ट 1 यू हैव टू प्रूव फैक्ट 2 फर्स्ट। आप डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो पहले उसकी डेथ तो प्रूव करो। डेथ प्रूव करो तो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करो उसके बाद। और इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लैटिन मैक्सिम है, नीमो मोरिट्रिस। थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसको लेके सही ना हो। प्रोइस मीटर मैन तेरी MENTIRI। नीमो मोरिट्रस प्रोस मिंटर मेंटेरी। अपने मेंटर से, भगवान से झूठ लेकर कोई नहीं मिलता है। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस डाइंग डिक्लेरेशन। नोबडी मीट द गॉड विद द लाई इन हिज माउथ। यही एक MCQ में पूछ सकता है आपसे। डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ बता रखी है MCQ में, ये पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट केस पाकला नारायण स्वामी केस, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला वाला केस।
क्या कोई साइन में डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है? क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, हमने प्रीवियस पार्ट में इसका डिस्कशन किया था सेक्शन 8 के साथ, जहां पे कोर्ट ने उसको कंडक्ट नहीं माना था। अपेक्स कोर्ट ने उसको कंडक्ट नहीं, लोअर कोर्ट ने उसको कंडक्ट कहा था, बट अपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्ट, इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। जो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उसने अब्दुल्ला का नाम आने पे उसके हाथ को दबाया था इन प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है जो आपसे पूछ सकता है, क्या FIR भी डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है? यस, अगर इन्फॉर्मेंट FIR दर्ज कराने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, दैट FIR विल बी रिलीवेंट इन एविडेंस एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, तो वहाँ पे हो जाएगी। तो जो इसका पार्ट 1 है ये पूरा का पूरा डाइंग डिक्लेरेशन से बात करता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस और था, एंटीसिपेशन ऑफ डेथ जो बोलते हैं ना, एक कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश लॉ में क्या ना तभी डाइंग डिक्लेरेशन होती है जब आपको एंटीसिपेशन ऑफ डेथ हो, बट इंडियन लॉ में ये थोड़ा सा इस चीज़ से हटकर है। यहाँ एंटीसिपेशन ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि शरद भेड़चंद वाला जो केस है, शरद भेड़चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 का, यहाँ पे फ्लैट में इसकी बीवी मर रही थी, लेकिन ये उसको जानबूझ को छोड़ के डॉक्टर को बुलाने गया, जबकि डॉक्टर इसी की सोसाइटी में रहता था। तो वहाँ पे भी क्या था कि इसकी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था। अब जो मैंने साइन वाला बताया उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट केस नोट कर लीजिए, चंद्रशेखरा वर्सेस किंग एम्परर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इस तरह से आप कुछ केस लॉज हैं और ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन से है। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में अगर डिटेल में देखना तो प्लीज़ इसकी क्लास देख लीजिए, ऐसे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे उतना हम नहीं कर पाएंगे। देन वी कम टू दी सेकेंड पोर्शन। द सेकेंड पोर्शन इज टॉकिंग अबाउट इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, रीड विथ सेक्शन 16। जो आप 6 से लेके 16 तक पढ़ते हो ना, उनका सबके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन है, तो इसीलिए 6 से 16 बेसिक्स हैं। तो इस सेक्शन 2 कहता है कि जब कोई कोर्स ऑफ बिजनेस में when it as a statement was made by such person in ordinary course of business and in a particular when it consists of any entry or memorandum made by him in the book kept in ordinary course of business in the discharge of his official professional duty। भाई कहीं पे एक कोई ऐसा रजिस्टर रखा है जिसकी एंट्री करना उसका ऑफिशियल ड्यूटी है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है। किसी डॉक्टर के यहाँ पे पेशेंट्स का जाते ही भी रजिस्टर में एक इंटरव्यू होती है, तो जो नर्स बैठी है, जो कंपाउंडर बैठा है, जो रजिस्ट्रेशन पे रिसेप्शनिस्ट बैठी है, वो एंट्री करती है सभी की। इट इज़ अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और कोई एक्नॉलेजमेंट है रिटन और साइंड बाय हिम फॉर द रिसिप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, कहीं पैसों का लेन देन हो रहा है, बैंक की जो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जो डेट ऑफ द लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली डेटेड रिटन और साइंड बाय, जिन डॉक्यूमेंट्स पे डेट हो, साइन हो, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि किसी को बुलाया जाए, उसको बिना बुलाए भी उसको रिलीवेंट माना जाएगा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। जैसे कोई अगर बही खाते में रेगुलर एंट्री कर रहा है, किसने ने पैसे लिए, अब वो मुनीम चला गया एंट्री करने वाला, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की एंट्री है ना, वो फाल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए बस वहाँ पे, ये आपको कह रहा है। और इसमें क्या है कि कॉर्पोरेशन चाहिए होती है। कब चाहिए होती है? अगर वहाँ पे वो सरवाइव कर जाता है, अगर वो बंदा आ जाता है तो देन इसमें कॉर्पोरेशन चाहिए होता है। इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर व्हेन स्टेटमेंट इज अगेंस्ट पेक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अब ये क्यों रिलेवेंट होती है कि मान लीजिए कोई एक बंदा है एक्स, उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो इसी के अगेंस्ट में है और ये चला गया लंदन, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस फॉर स्मॉल सिविल केस फ्रॉम द लंदन, बट द स्टेटमेंट विच इज मेड बाय हिम विच इज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिलीवेंट हो जाएगी, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में हो या सूट फॉर डैमेजेस में हो। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो मेरे ही खिलाफ है, जैसे आप जो 306 CRPC पढ़ते हैं, अप्रूवर जब वहाँ पढ़ते हैं आप, तो क्या पढ़ते हैं कि वो स्टेटमेंट सेल्फ इंक्रीमेटरी भी होनी चाहिए,
सेल्फ इंक्रीमेशन की बात करें, वो खुद को भी इन्वॉल्व करे उसमें। ऐसा सरकारी गवाह नहीं होता जो ये कहे कि मैंने कुछ नहीं किया जी, सब इन्होंने किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट यू, तो अभी कोर्ट उसको बाद में रिलीवेंट मान लेगा अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। देन वी कम टू द सब सेक्शन 4, जहां पे पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट की बात होती है। तब क्या होगा? रिमेंबर सेक्शन 13। देखो, कस्टम, जर्नल इंटरेस्ट और पब्लिक राइट, यहां पे किस किस स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकते हैं? कोई दद्दू हैं, दादाजी हैं, बूढ़े आदमी हैं, उन्होंने कस्टम को फॉलो होते हुए देखा है पहले से, उनकी स्टेटमेंट यहाँ रिलेवेंट हो सकती है। जिसने उस सिस्टम को, उस कस्टम को, उस जर्नल इंटरेस्ट, पब्लिक राइट को देखा हो। जब स्टेटमेंट गिव द ओपिनियन ऑफ सच पर्सन, उस व्यक्ति का ओपिनियन, यहाँ पे ये एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, बट इसका ओपिनियन है कि ये पब्लिक राइट है। यहाँ से रास्ता था जी पहले से लोगों के जाने का, हम देखते आए हमारे दादा परदादा के समय से, ये कस्टम फॉलो हो रहा था, ये मैटर पब्लिक और जर्नल इंटरेस्ट का है, तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए ही वुड हैव बीन लाइकली टू बी अवेयर। तो स्टेटमेंट बिफोर एनी कंट्रोवर्सी, कोई भी कंट्रोवर्सी से पहले उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है जो उस राइट, कस्टम और मैटर के बारे में बात करती है, तो भैया जब उनके बारे में कोई झगड़ा होने से पहले की स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी। भाई झगड़ा होने के बाद तो आप मान सकते हो फाल्सिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले का अगर उसने कुछ भी बताया है, दैट इज रिलेवेंट। नाउ सब सेक्शन 5, इट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। कोई फैमिली रिलेशनशिप की बात आ गई, ब्लड रिलेशन की बात आ गई। देखिए, सब सेक्शन 5 और 6 दोनों आपके फैमिली रिलेशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं फैमिली रिलेशन की। ये कह रहा है कि जब भी कोई स्टेटमेंट रिलेट करती है जहां पे कोई रिलेशनशिप दिखाती है, कैसे? बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन, तो जो पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट हैड स्पेशल मीन ऑफ द नॉलेज एंड व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बिफोर द क्वेश्चन डिस्प्यूट वाज अराइज्ड, भाई उससे पहले का जो जाएगा तो उसकी बात भी रिलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 6 स्पेशली विल और डीड से रिलेटेड बात करता है, यहीं से एक एमसीक्यू बनता है। विल और डीड रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर्स। जब आपने सब सेक्शन 5 में रिलेशनशिप की बात की, लेकिन अब वो रिलेशनशिप किसी बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन है बिटवीन द पर्सन डिजीज्ड, जो नहीं रहे अब, और वहां पे क्या किया उन्होंने? कोई विल और डीड में अपनी फैमिली के लिए ऐसा कुछ बनाया जो किसकी प्रॉपर्टी थी? जो चला गया उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो वहां पे जो भी स्टेटमेंट यूजुअली उनसे रिलेटेड होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? रिलेवेंट हो जाएंगी, यानी कि इट रिलेट विद द फैमिली मैटर्स। 7 कहता है और इन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 13। देखिए, आपने 32 का सब सेक्शन 4 देखा, जिसने किसके बारे में बात की? पब्लिक राइट। और यहीं पे 7 भी किसकी बात कर रहा है? ये भी राइट और कस्टम की बात कर रहा है, लेकिन ये स्पेशली सेक्शन 13 को लेके बात कर रहा है। अगर कोई स्टेटमेंट जो डीड और विल में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में है और वो कोई एनी ट्रांजैक्शन, जब आप सेक्शन 13 पढ़ते हैं तो क्या है? आइदर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो राइट और कस्टम फॉलो हो रहा हो, या फिर एनी ट्रांजैक्शन में। 2 ही मोड हमने वहाँ पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो सब क्लोज ए में दे रखा है, इन दैट केस ट्रांजैक्शन में अगर वो चीज़ है तो वो क्या हो जाएगी? रिलीवेंट हो जाएगी। भाई कोई राइट और कस्टम प्रूव करना है, लेकिन उसका कोई पहले से सबूत चला आ रहा है कि ऐसे हो रहा था, दैट विल बिकम रिलीवेंट। 8 बात करता है जब सेवरल पर्सन एक्सप्रेस देयर फीलिंग रिलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। भाई नंबर ऑफ पर्सन्स हैं एंड दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग और इम्प्रेशंस इन देयर पार्ट, तो वो भी वहाँ पे रिलेवेंट हो सकती है उनको बिना बुलाए। ये उसके प्रूफ की बात नहीं कर रहा है सेक्शन 32। सेक्शन 32 में टोटल 8 कंडीशन बताएगी कि जब किसी चीज़ को रिलेवेंट मानेगा, आपको सबसे पहले रिलेवेंसी प्रूव करनी होती है, उसके बाद उसकी एडमिसिबिलिटी प्रूव करनी होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम एक पढ़ेंगे कि द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज मर्डर्ड बाय बी, ए डाइज इंजरी रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शन इन द कोर्स of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B
और द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज किल्ड बाय बी अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट वुड लाई अगेंस्ट बी बाय एज विडो. Statement made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape, and the actionable wrong under considerations are relevant fact. तो वहाँ पे A की जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे ली जाएंगी. इसके इलुस्ट्रेशन सारे पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 33 भी कहीं ना कहीं इसी के बारे में बात कर रहा है. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ही सेक्शनों में. सेक्शन 32 में कहीं भी एक वर्ड जो बात करता है वो 8 कंडीशंस पे बात करता है. जो सेक्शन 33 है वहाँ कहता है कि किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, पहले की किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर आपने, यानी कि इट इज़ रिलेटेड विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग, CRPC 2I, ये साथ साथ रिवाइज करना है. आप जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे ही वो वर्ड आता है तुरंत लिख दीजिए वहाँ पे वो कहाँ डिफाइन है. इट विल बिकम जस्ट लाइक ए माइलस्टोन इन योर माइंड. भूलोगे नहीं आप. जुडिशियल प्रोसीडिंग में यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी कोर्ट में, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में पहले कोई स्टेटमेंट दी थी और उसको अब हम बुला नहीं सकते, तो उसको क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दैट स्टेटमेंट एज रिलीवेंट. ग्राउंड वही है सेक्शन 32 वाले, द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस. और बात सिर्फ यहाँ पे प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग की हो गई है. एक प्रोवाइजो यहाँ क्या है कि दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन सेम पार्टीज द रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन. यहाँ पे क्रॉस एग्जामिन का राइट होना चाहिए जब पहले जब कभी हुआ हो, अगर वो सेम पार्टीज थी. एंड द क्वेश्चन ऑफ इशू वर सब्सटेंशियली एंड सेम इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसीडिंग. और क्वेश्चन भी जो है सेम होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड होगी स्टेटमेंट तभी तो मानोगे आप. तो 32, 33 द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, ये आपने देख लिया. नाउ 34 एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स. इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, जब कभी आपके घर पे, आपकी लाइफ में बहुत सारी स्पेशल सर्कमस्टांसेज आ जाती हैं जो आपको टेंशन देती है. मैं खुशी वाली बात नहीं कर रहा हूँ. तो यू हैव टू, क्या बोलते हैं आप अपने बड़ों को, खुद को, कंट्रोल योर बीपी कंट्रोल करना है. यू हैव टू कंट्रोल द बीपी मैनेज ऑल. ऐसे याद रखिए. बी स्टैंड फॉर एंट्रीज इन द बुक्स, पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ ड्यूटी, एम स्टैंड्स फॉर मैप्स चार्ट्स, भाई ये मैप कब बना, गवर्नमेंट ने कब पब्लिश किया. ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्ट्स. एल स्टैंड्स फॉर लॉ बुक्स. यही सेक्शन आपको सारी बातें बता देते हैं. बीपी को MAL मैनेज एज लॉ, हाई नहीं करना बीपी, झगड़ा हो जाएगा. सो बाय दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर दिस सेक्शन. 34 इज टॉकिंग अबाउट द एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिलीवेंट. जैसे किसी ने ए ने बी को मुकदमा किया कि 1000 रुपीज़ आपने मुझसे लिए हैं, मेरे बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. 34 इज नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस. You have to corroborate it with some by support of some other evidence. 35 पब्लिक रिकॉर्ड में इन दी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी. पब्लिक रिकॉर्ड में भैया आप कहीं पे कोई चाइल्ड बर्थ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप वहाँ आपने रिकॉर्ड बना रखा है. आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं, तो इस टाइप के बुक और रजिस्टर का जो रिकॉर्ड है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्यों ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिलीवेंट हो जाएगा. मैप चार्ट्स एंड प्लान्स 83 के साथ और 87 के साथ हम पढ़ते हैं. इसको प्रूव कहाँ जाकर करेंगे हम, 83, 87 में. लेकिन ये कह रहा है कि कोई भी ऐसे अगर वहाँ पे फैक्ट इन इशू है या रिलीवेंट फैक्ट हैं जो पब्लिश्ड मैप से लेके, चार्ट से लेके, जो ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल, तो उनसे रिलेटेड बात करता है गवर्नमेंट ने कब पब्लिश किया, नहीं किया. 37 बात करता है कि जो एक्ट्स और नोटिफिकेशन हैं, जब भी कोर्ट कोई एक्ट और नोटिफिकेशन देता है तो उस टाइम पे रिलीवेंट हो जाते हैं. उसके बाद आपकी जो लॉ बुक्स हैं, जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना होता है लॉ ऑफ एनी कंट्री, तो उस कंट्री की जो लॉ बुक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलीवेंट हो जाती हैं. बस इतना सा याद रखिए यहाँ पे. हाउ मच स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, 39 इतनी बात कर रहा है कि स्टेटमेंट तो आपने दे दी, बट वो दैट इज पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन.
पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर और पेपर, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है 34 से 38 को। कितना रिलीवेंट हो जाएगा, कितना पार्ट प्रूव करना है, सिर्फ इसके बारे में बात है। पूरा नहीं करना है, जो आपका रिलीवेंट है उतना ही पार्ट प्रूव करना है। अब आ जाइए आप जजमेंट के ऊपर। देखिए जब जजमेंट पढ़ते हैं तो 40 से लेकर के 44 तक आपको पढ़ना है, 4 सेक्शन है। इसमें सबसे पहले आप सेक्शन 43 देखिए। 43 एक जर्नल रूल की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 अदर देन व्हेन रिलीवेंट। भाई कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41, 42 आर इररिलेवेंट अनलेस सच एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, डिक्री और फैक्ट इज अ फैक्ट इन इशू। जब तक वो जजमेंट, वो डिक्री फैक्ट इन इशू होंगे तब तक क्या होगा, वो इररिलेवेंट होगा। तो 41 और 40 में क्या दिया है भाई, ये देख लेते हैं। 40 कहता है कि प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट। रेस ड्यूटी काटा आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, सेक्शन 11 CPC। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और अ डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट और होल्डिंग ए ट्रायल। सेक्शन 11 बोलता है ना कि नहीं लेना है कॉग्निजेंस भाई, तो वो रिलीवेंट फैक्ट हो जाएगा। 41 इट इज ए कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ कौन कौन से हैं, 41, 112 एंड 113, तीन ही है जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। A final judgment, order, decree of a competent court in the existence of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confer upon or take away any person, any legal character, तो भाई वो क्या हो जाएंगी, relevant हो जाएंगी। Such judgment and order is a conclusive proof. This is the most important line. 42 कहता है कि relevancy and effect of judgment, order or decree other than those mentioned in section 41। ठीक है अभी 41 को तो आपने मान लिया कि भाई वो है, लेकिन उसके अलावा जो होंगी, इफ़ दे रिलेट टू दी मैटर ऑफ पब्लिक नेचर रिलीवेंट टू इंक्वायरी बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर, डिक्री आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, तो वो क्या होंगी, वो रिलीवेंट तो होंगी लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी। 44 कहता है इसके बाद फ्रॉड से रिलेटेड बात करता है, कोलूजन, फ्रॉड और कोलूजन से आपने कोई जजमेंट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं ना फ्रॉड, यहां तक आपने जान लिया इन सभी चीज़ों। 41, 42, 43, 44 एंड ऊपर 40 ये जर्नल रूल बात करता है, ये इनकी एक्सेप्शन है, और 44 फ्रॉड की बात करता है। तो जजमेंट कहाँ से कहाँ रिलीवेंट हो जाएंगी। अब ओपिनियन एक्सपर्ट में सबसे पहले आता है कि किस किस चीज़ में भाई एक्सपर्ट, फॉरेन लॉ फर्स्ट, साइंस सेकंड, आर्ट थर्ड, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग फोर्थ, और फिंगर इम्प्रेशंस फिफ्थ। टोटल 5 चीज़ें हैं। आपका डोमेस्टिक लॉ दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए MCQ में। याद रखिए ओपिनियन एक्सपर्ट के 5 फील्ड है, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। बस इतना अगर आप याद रखेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट इस सेक्शन में। और इन्हीं में लोगों को क्या कहा जाता है, एक्सपर्ट कहा जाता है। अब आप कहेंगे डोमेस्टिक क्यों नहीं यार, कॉमन सेंस भी लगा के देखो ना, डोमेस्टिक कैसे हो सकता है। डोमेस्टिक के एक्सपर्ट तो जज साहब ही बैठे हैं, डोमेस्टिक के एक्सपर्ट तो जज साहब खुद ही बैठे हैं। अब देखिए जैसे DNA एक्सपर्ट होता है, ब्लास्टिक एक्सपर्ट्स होता है, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। 45A आपका IT एक्ट के बाद आया कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है और उसके बारे में अगर कोई सर्टिफाई करता है तो ही विल आल्सो एन एक्सपर्ट, ये उसके बारे में बात करता है। उसका जो एग्जामिनर होगा उसको भी एक्सपर्ट मानेंगे, यानी कि 45 ने 5 कंडीशन बता दी एक्सपर्ट होने की। 45A एडिशनल है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है भाई, सिंपल। 46 फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। हालांकि वो फैक्ट रिलीवेंट होते हैं बट रिलीवेंट हो जाते हैं इफ दे सपोर्ट और इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियंस आर रिलीवेंट। भाई A ने B को पॉइजन दिया तो क्या A को कौन सा पॉइजन दिया,
ये कौन सा पॉइजन दिया, ये बात कौन बताएगा? इट कैन बी टोल्ड बाय द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट विल अफर्म और डिनाई टू द सिम्टम ऑफ दैट पॉइजन, कि इसको जी जहर दिया गया कि नहीं दिया गया, कौन सा दिया गया, नहीं दिया गया, ये सारी की सारी चीज़ें रिलीवेंट हो जाएंगी. 47 ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलीवेंट. स्पेशली किसकी बात कर रहा है? आपका हैंड राइटिंग से रिलेटेड बात कर रहा है यहाँ पे. देन 47A डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा है. डिजिटल सिग्नेचर एविडेंस में क्या कहीं और भी हम पढ़ते हैं? सोचिए. 67A प्रूफ ऑफ अनसिक्योर्ड ई सिग्नेचर. 47A के को हमेशा 67A की लाइट में पढ़िए, इट विल हेल्प यू अलॉट. 73A को पढ़िए इसके साथ. 73A क्या कहता है? जो वेरिफिकेशन होती है डिजिटल सिग्नेचर की, दो तरीके हैं वहाँ पे, या तो डिजिटल जो सर्टिफिकेट है उसके द्वारा, या फिर वेरीफाई थ्रू पब्लिक की, बाय द पर्सन कंट्रोलर और CA. तीन चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं. 73A में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. मैं अलग से आपको बताऊंगा कि इंडियन एविडेंस में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं. अगर आप नोट करना चाहें तो मैं भी बता देता हूँ रफ में. 45A, 47A, 67A, 73A, 81A, 85A, 85BC, देन 90A. ये सारे के सारे जो सेक्शन है ना आपके, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहा है. ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलीवेंट. जब कोर्ट को कोई ओपिनियन लेना होता है कि भाई ये राइट और कस्टम है कि नहीं है. अभी ट्रिपल तलाक पे बहुत कुछ हंगामा चला. ट्रिपल तलाक पहले से था, क्या था, कैसे था, ये कोई बताएगा? तो जो पर्सन हु इज़ लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस, उसको कहेंगे इसका एक्सपर्ट, और वो रिलीवेंट हो जाएगा. सेक्शन 13, सेक्शन 32 का 4, सेक्शन 32 का 7. ये जहाँ पे राइट और कस्टम आए ना, तो सभी सेक्शनों को रिवाइज कर लें वहीं पे, इट विल हेल्प यू अलॉट. अब यूजेज टेनेंट व्हेन रिलीवेंट, ठीक है, ये उसके बारे में बात कर रहा है. ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप, ठीक है, 32 का 5 और 6 भी कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे थे? रिलेशनशिप की. 5 में रिलेशनशिप था, 6 में विल और डीड थी. तुरंत याद कीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? रिलीवेंट हो जाएंगी. 51 कहता है कि ग्राउंड ऑफ ओपिनियन इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स. 51 ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलीवेंट, व्हेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलीवेंट, द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन. भाई आपने कहा कि जी इसको ये पॉइजन दिया गया है, ठीक है, कैसे पता लगा? कोई टेस्ट किया होगा. तो आपने जो टेस्ट किया, दैट आल्सो बिकम रिलीवेंट बिकॉज योर रिपोर्ट डिपेंडिंग अपॉन दैट टेस्ट. तो ये भी क्या हो गया? रिलीवेंट हो गया. इतना ही कह रहा है 51. एक्सपर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उस ओपिनियन पे पहुंचने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट भी उसका क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा. फिंगरप्रिंट इसी के कैसे पता लगा? कोई टेस्ट किया होगा. तो इस तरह से क्या होगा? दैट आल्सो बिकम रिलीवेंट. तो यहाँ 51 तक तो था भाई ओपिनियन एक्सपर्ट. 45 to 51. 52 से 55 लास्ट आ जाता है जब करेक्टर रिलीवेंट होता है. देखिए करेक्टर दो चीज़ों में रिलीवेंट होता है, एक तो सिविल केसेस में, एक क्रिमिनल केसेस में. सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में इसकी रिलेवेंसी आपको समझनी है. सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में करेक्टर की जो रिलेवेंसी है वो कैसे है कि जो आपका सिविल है ना, सिविल केसेस में सेक्शन 52 एंड 55 ऐसे बाइफरकेट कर लीजिए इसको. और क्रिमिनल केसेस में जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका 53 एंड 54. फर्स्ट एंड लास्ट फॉर सिविल, बीच में है क्राइम, तभी सोसाइटी रुकती है. कुछ भी एक फनी स्टोरी अपने माइंड में बना के ऐसे याद रखें. देखिए सिविल केसेस में हमेशा रिलीवेंट होता है करेक्टर, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता. बैड करेक्टर बिल्कुल रिलीवेंट नहीं होता, ओनली गुड करेक्टर रिलीवेंट होता है. और बैड करेक्टर कब रिलीवेंट हो सकता है? जब वो आपका एक्चुअल में जो इशू है वहाँ पे करेक्टर ही आपका, आपने गुड करेक्टर के लिए एविडेंस दे दिया हो, तो उसको डिसप्रूव करने के लिए अदर पार्टी आपके बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकती है. 52 कहता है कि सिविल केस करेक्टर
टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट। सिविल केसेज में ऐसे फैक्ट जो किसी भी पर्सन का कैरेक्टर बताते हैं, कैसे, कंसर्न इज एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सेप्ट से आगे है, सो इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रिलेवेंट। अगर तथ्यों से लगता है कि उसका चरित्र वहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। 53 कहता है कि क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। क्रिमिनल में ओनली गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। बैड कैरेक्टर कब रिलेवेंट होता है? रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन अगर रिप्लाई देना है कि आपने कहा 53 के तहत कि जी मैं तो बहुत गुड हूँ 53 में, अदर पार्टी की ना चाहिए तो बिल्कुल गुड नहीं है तो बुरा आदमी है 54 में, उसके रिप्लाई में रिलेवेंट होता है। अदरवाइज इन जनरल बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 53A एक इंसर्ट किया गया यहाँ पे। 53A कहता है आपको कि द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस। स्पेशली जो महिलाओं के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं ना, जैसे कि उन मुकदमे नहीं कह सकते, ऑफेंसेस, विच इज़ अ वेरी बैड डार्क इमेज ऑफ आवर सोसाइटी, दैट रेप एंड अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन। हम जब नारी का ही सम्मान नहीं कर सकते तो हम करेंगे क्या? तो 354, 54A, B, C, D, आपने मूवी देखी होगी पिंक, वहाँ पे वकील साहब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उस लड़की से। तो यू कांट आस्क सच क्वेश्चन इवन द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। भाई पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है तो ये रिलेवेंट नहीं होगा। इट डजेंट मीन कि कोई दूसरा भी उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, बाई हर विल एंड विश सी कैन डू, बट ये गलत हो जाएगा। तो 53A आपका स्पेशली यहाँ से बात करता है। देन वी कम टू दी 55 विच अगेन रीड विथ सेक्शन 52 डैमेजेस। डैमेजेस हम कहाँ करते थे? सेक्शन 12। किसी भी सिविल केस में अगर फैक्ट ऐसा है कि कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो वो क्या हो जाएगा? इज रिलेवेंट। देखिए कैरेक्टर यहाँ पे रेपुटेशन और डिपोजिशन दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये एक जनरल कैरेक्टर की बात होगी। तो कैरेक्टर कहाँ से कहाँ रिलेवेंट होगा? 52 से लेकर के आपका 55, 53, 54 और 53A, ये आपके सारे क्रिमिनल केसेस में और ये सिविल केसेस रिलेवेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज ओवर। इसका एक रिवीजन कर लेते हैं अभी हम, देखिए रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम कवर कर लेते हैं सो दैट कि इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक पार्ट 1 का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। इट इज़ रिवीजन ऑफ पार्ट, क्विक रिवीजन में भी रिवीजन, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं छोड़ना हमें। सेक्शन 1 से सेक्शन 4 आपने पढ़ा क्या क्या? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे होगा, एफिडेविट, आर्बिट्रेटर, कोर्ट मार्शल ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ट्रिब्यूनल्स इन पे नहीं लगता है, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 रिपेल हो गया था। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लोज आपने सभी डेफिनेशंस पढ़ ली। सेक्शन 4 में मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में पढ़ा। देन सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 55 आपका आ जाता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या कहता है कि 5 ने तो एक बात कह दी कि जी 6 से 55 तक जो चीज़ें रिलीवेंट है उन्हीं का एविडेंस दिया जा सकता है, उन्हीं को रिलीवेंट मानेंगे, ठीक है जी, उनको मान लेंगे। 6 to 16 you came in the special cases. Then 17 to 31, 17 to 23 and 31 and 24 to 30। थोड़ा सा और बाइफरकेट कर देते हैं। ये आपका एडमिशन की बात करता है और ये आपका कन्फेशन की बात करता है। देन 32 एंड 33 द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, जहाँ पे आप डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह पढ़ते हैं। 34 से 38 स्पेशल केसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या करना है? बीपी हमको वहाँ पे मैनेज करना है एज लो एज पॉसिबल, झगड़ा नहीं करना है। 34 बुक्स, 35 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इन कोर्स ऑफ ड्यूटी,
मैप्स एंड चार्ट, 36 एक्ट्स एंड नोटिफिकेशंस एंड लॉ बुक्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। याद हो गया ना। अभी 39 बात करता है कि कितना पार्ट प्रूव करना, इतनी बड़ी बात कह दी, बट वी नीड टू प्रूव ओनली दैट मच पार्ट। 40 to 44 आपका यहाँ पे आ जाता है जजमेंट रिलेवेंसी। 43 जनरल रूल बात करता है, 40, 41, 42 इसकी क्या है आपकी एक्सेप्शंस हैं, 44 यहाँ फ्रॉड की बात करता है, सिंपल। 45 से लेकर के आपका 51 तक ओपिनियन एक्सपर्ट। ओपिनियन एक्सपर्ट किस किस में होता है आपका, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, 12th के सब्जेक्ट हैं। फॉरेन लॉ में 12 ग्रेजुएशन कीजिए, साइंस में कीजिए, आर्ट में कीजिए, फिर आपकी हैंड राइटिंग देखेंगे अच्छी होगी, फिर आपके फिंगरप्रिंट ले लेंगे आधार कार्ड में। 5 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, 51 ग्राउंड्स की बताएगा। देन 52 to 55 आपका करेक्टर रिलेवेंसी, 52 and 55 सिविल केसेस, 53, 53A एंड 54 आपका आ जाता है क्रिमिनल केसेस। 53A स्पेशली किसके बारे में बात करता है, जो 354 ABCD, 376 ABCDE, जहाँ पे प्रीवियस सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट रिलेवेंट इन रेप केसेस। ये आपका कंप्लीट पार्ट 1। डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट अवर पार्ट 2 ऑन प्रूफ। पार्ट 2 में आते हैं आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। 3 बात करता है फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, 56 to 58 ऑरल एविडेंस, 59 and 60 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 61 to 90A and chapter 6 ambiguity, it is a patent ambiguity और latent ambiguity and best evidence rule, 91 to 100। ये आपका पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ अप टू ओरल एविडेंस तक कवर करेंगे। अब आ जाइए आप सीधे 56 पे, इसको हटा देते हैं। देखिए 56 क्या है, 56 बड़ा पावरफुल नंबर है। मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना, 56 इंच के सीने में बहुत हिम्मत है। 56 CPC में यू कैन नॉट अरेस्ट अ वुमेन इन मनी डिक्री, एक्सेप्शन है, पावर है वहाँ भी। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, अगर जुडिशियली नोटिसेबल है भाई, जिसको कानून देख सकता है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बोला जी ये बात तो ठीक है, पर किसको देख सकता है, कैसे पता लगेगा? बोले 57 बता रहा है ना किसको देख सकता है। कोर्ट किस किस का देखेगा, जितने भी लॉज हैं इंडियन टेरिटरी में। कॉमन सेंस पे बात कीजिएगा, देखिए कॉमन सेंस आपको सब बता देगी। हमारी पार्लियामेंट ने, हालांकि देखो आज तक हमने यूनाइटेड किंगडम को नहीं हटाया, अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने ये एक्ट बनाया था। तो इंडियन पार्लियामेंट ने या वहाँ की पार्लियामेंट ने जो बनाया है उसको भी हम सुन लेते हैं कि ठीक है भाई समझ लो, इसकी बात भी मान लेते हैं, क्योंकि आज भी हम उनका कंसर्न लेते हैं। देन इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका 3, ये MCQ में पहले पूछा जा चुका है, आर्टिकल ऑफ वॉर ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 4th वन, द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ UK, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। अब देखिए इसको हालांकि चेंज कर देना चाहिए था, मोदी जी ने पता नहीं क्यों नहीं किया। तो ये इंडियन असेंबली वाली बात है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो किया। भाई 5th की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लिव इट, कोई ज़रूरत नहीं है 5th को याद करने की। 6th में आ जाइए, इंपॉर्टेंट आ जाता है सील ऑफ इंग्लिश कोर्ट्स। देखिए वहाँ की बातें आज भी मान रहे हैं हम। इसको ना एक नेगेटिव सेंस में याद कीजिए कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आज भी हमें लगता है जो अंग्रेजों की छवि हमारे ऊपर बनी हुई है। ये सोचकर, एक देशभक्ति की भावना को सोचकर इस सेक्शन को अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस सेक्शन को भूलेंगे नहीं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका इसमें सब क्लोज 8, एग्जिस्टेंस टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट सॉवर्न और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये MCQ पूछा जा चुका है। 9th आल्सो इम्पोर्टेंट, द डिवीजन ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट हॉलीडे नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, टेरिटरीज अंडर द डोमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8 और 9 दोनों आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। देन इसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 12 नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नेम एंड मेंबर्स ऑफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। भाई कोर्ट अपनी बात, अपने डिपार्टमेंट की बात कैसे नहीं मानेगा। देयर डिप्यूटीज, सबॉर्डिनेट ऑफिस, असिस्टेंट्स,
and also all officers acting in the execution of its process, all the advocate, attorney। भाई वकील हो, वकीलों वाली बात तो देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अब देखिए सारे जो केसेस बताए गए हैं ना, या जो भी मैटर हैं, अब इसमें टोटल 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? या तो पहली पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट। द कोर्ट में रिजॉर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक और डॉक्यूमेंट ऑफ द रेफरेंस। देखिए आपको ध्यान हो, सेक्शन 45 के साथ पढ़िएगा इसको। ये चीज़ें कुछ आपको याद दिलाती है ना। विद साइंस और आर्ट, फॉरेन लॉ था, फॉरेन लॉ के लिए वहाँ की बुक रेफर करेंगे हम। ये कह रहा है ऐसे डॉक्यूमेंट और बुक का रेफरेंस लिया जाएगा। फॉरेन एक्सपर्ट क्या करेगा? फॉरेन लॉ एक्सपर्ट बुक से तो बताएगा वहाँ की। और जिस हमने 51 में क्या पढ़ा था कि ओपिनियन के जो ग्राउंड्स, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ने जिन ग्राउंड्स पे अपना ओपिनियन दिया है, दोज ग्राउंड्स आर आल्सो रिलीवेंट, वो बुक्स रिलीवेंट हो जाएंगे। अब आ जाइए 58 पे। देखिए 58 का टोटल नेचर सिविल नेचर का है। 58 का पूरा नेचर सिविल है। ये कह रहा है कि अगर कोई भी फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग वाइल सच पार्टीज देयर टू, कौन? पहले देखिए यही आपको बता देगा ये, पार्टीज और देयर एजेंट। भाई क्रिमिनल केसेस में कभी भी एजेंट नहीं होते हैं। क्रिमिनल केस में कभी एजेंट नहीं होते। कौन होते हैं? सिर्फ आपके पार्टी होती है, एक्यूज्ड होता है, विक्टिम होता है, प्रोसिक्यूशन होता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि बिल्कुल सिविल नेचर का है। एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग विच बिफोर हियरिंग दे एग्री टू एडमिट इन राइटिंग इन देयर हैंड्स। कहाँ एडमिट करेंगे? अपनी प्लीडिंग्स में, प्लेंट में, ऑर्डर 7 ऑफ CPC, रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8 ऑफ CPC। भाई अगर प्लीडिंग में उन लोगों ने किसी चीज़ को एडमिट कर लिया है, दैट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ए ने कहा बी के खिलाफ केस किया ए ने कि इसने मेरे 50,000 रुपये ले रखे हैं। रिटन स्टेटमेंट में बी ने कहा कि जी मैंने तो 10,000 ले रखे हैं, तो 10,000 का कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, दैट नीड नॉट टू प्रूव। लेकिन प्रोवाइड जो है कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो प्रूव करा सकता है, चाहे तो प्रूव करवा सकता है यहाँ पे। अब आ जाइए ऑरल एविडेंस। देखिए यहाँ तक आपका एविडेंस का जो मेजर पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसको मैं कहूँगा, वो खत्म हो गया है। अब ये आता है एविडेंस 2 ही तरह के होते हैं। हमें सेक्शन 3 ने बताया था कि जी एक ओरल होते हैं और एक आपके डॉक्यूमेंट्री होते हैं। ओरल एविडेंस जो है वो आपके 59 और 60 2 ही सेक्शन है। डॉक्यूमेंट्री आपका 61 से 90A तक दिया गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। ओरल एविडेंस का क्या मतलब है? देखिए जिसने ओरली अपना एविडेंस दे दिया। सबसे पहले प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। जो भी फैक्ट्स हैं एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। देखिए जो आपने किसी कंटेंट के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रहे हो, उसको ओरल स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप सेक्शन 65 पढ़ते हैं तो 65 में आप देखते हैं कंडीशंस दे रखी हैं वहाँ पे। 63 आपको बात करता है कि कब आप सेकेंडरी एविडेंस हम किसको मानेंगे। तो जो ओरल स्टेटमेंट है ना किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट की, वो 63 के क्लॉज 5 को अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ अ सेकेंडरी एविडेंस, तो वो ओरल नहीं हो सकता। अब ओरल एविडेंस देखिए क्या है कि जो चीज़ आपने सुनी, जो भी चीज़ आपने सुनी वो चीज़ आपने बताई। सुना, देखा, महसूस किया, किसी और की सुनी सुनाई बात को आप ओरल एविडेंस में नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ द बेसिक गोल्डन रूल दैट नो हेयर से एविडेंस। हालांकि सेक्शन 6 और सेक्शन 32 इसके एक्सेप्शन जरूर हैं, लेकिन हेयर से एविडेंस यहाँ नहीं लेंगे। सेक्शन 45 इसके एग्जाम्पशन उसमें आता है, एक्सेप्शन में आता है। देखिए एविडेंस हमेशा जो है डायरेक्ट होना चाहिए। एविडेंस शुड बी ऑलवेज डायरेक्ट। सेक्शन 60 जब आप पढ़ेंगे तो ये इसी के बारे में कह रहा है। डायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब है कि एविडेंस गिवन वेयर विटनेस टेस्टिफाइज डायरेक्टली ऑफ हिज ऑन नॉलेज एज टू द मेन फैक्ट ऑफ फैक्ट इन डिस्प्यूट और फैक्ट इन इशू। अपनी खुद की नॉलेज से बता रहा है, किसी दूसरे की बात सुन के नहीं।
और बिना किसी दूसरे इंटरवेंशन के, बिना किसी दूसरे प्रूफ के, सपोर्ट के बता रहा है, तो ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे? हम डायरेक्ट कहेंगे। यानी कि जो उसने खुद से देखा, खुद से महसूस किया, उसी को कहेंगे। सुना, देखा और महसूस किया गया ही आपका डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, जिसको आपने सुना और देखा हो। लेकिन दो प्रोवाइजो हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रोवाइजो किसके बारे में बात करता है? अगर कोई ऐसी डीड थी, देखिए इसको सेक्शन 32 के साथ भी पढ़ सकते हो आप। ये क्या कह रहा है कि कोई ऐसी डीड बनी, ऐसी ट्रीटी बनी है जिसको लिखने वाला ही नहीं है आज, ही इज ऑथर इज डेड, या फिर कैन नॉट बी फाउंड और हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस विदाउट अमाउंट ऑफ डिले। ठीक है, सेक्शन 32 की लैंग्वेज नहीं है, जबकि बताने वाला खुद वहाँ नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा। फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है? सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और चीज़ ऐसी है, इफ़ ऑरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी भाई डॉक्यूमेंट्स के अलावा, सब सेक्शन 2 में यहाँ तो डॉक्यूमेंट है, यहाँ डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, कंडीशन के बारे में, किसी मटेरियल या थिंग और अदर देन डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कोर्ट में इफ इट थिंक फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन, अपने इंस्पेक्शन के लिए उसको मंगा सकता है। तो यहाँ आपने समझ लिया ओरल एविडेंस शुड बी ऑलवेज डायरेक्ट, और जो भी आपने सुना, देखा या अपनी सेंसेस से परसीव किया है, वट एवर हैज़ बीन सीन बाई विटनेस, वट एवर सीन इज हर्ड बाई विटनेस, किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, आपने सुनी, आप डायरेक्ट विटनेस हो। मुझे तो रोहित ने बताया कि वहाँ कोई चिल्ला रहा था, तो भैया ये हेयर से एविडेंस है, ऐसा एविडेंस नहीं चलेगा, क्योंकि 60 कहता है देयर शुड बी नो हेयर से एविडेंस, ये सेक्शन 60 कहता है। तो यहाँ पे आपका ओरल एविडेंस खत्म हो जाता है। इसके आगे हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको पार्ट 1 तो पूरा समझ में आ गया होगा, और पार्ट 2 भी हमने शुरू कर दिया है, जिसके हमने 2 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सभी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और आपके अगर कोई भी सजेशंस, कोई भी एडवाइस मुझे मेल करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एविडेंस एक्ट की कुछ और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।